स्वागत करते हैं आज आप सभी लोगों का एक नई क्लास में। जो हमने इससे पहले पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, वो पार्ट 1 था। अब इसी में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 से। ठीक है, तो एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। तो मेरे साथ आप लोग रिवाइज कर लीजिए। बेसिकली क्या हुआ था, इकॉनमी कोलैप्स हुई थी फ्रांस की, और उसकी वजह से क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। और इस इकॉनमी कोलैप्स होने का जो मेजर इंडिकेटर था वो क्या था, वो था जो वहाँ की ब्रेड होती है, ब्रेड के दाम बढ़ गए। ठीक है, और जब ब्रेड के दाम बढ़े तो लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ी, और वो मेन रीज़न था, सबसे मेन रीज़न यही है। बाकी और जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो आपकी साइड बाय साइड चलती रहेंगी। ठीक है, तो उसमें जो मेजर प्लेयर्स थे वो कौन कौन से थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे इस रेवोल्यूशन में, और सबसे ज़्यादा जो किसी को इकॉनमी में जो चेंज हुआ या जो भी हुआ, अगर उससे कोई इफ़ेक्ट भी सबसे ज़्यादा किसी पर होता था तो वो भी इसी स्टेट पे होता था। तो थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग थे, क्या आप लोग बता सकते हैं? बताओ कौन कौन था। यस, बिजनेसमैन, मिडिल क्लास, पीजेंट्स, लेबरर्स एंड फार्मर्स। राइट, गुड। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इनमें जो लोग ग्रो कर गए, जिन्होंने यहाँ से बीपीएल मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो सिस्टम है वो क्रॉस किया, और वो क्या हुए, वो थोड़ा रिच हुए। जब रिच हुए, इकोनॉमिकली जब रिच हुए, तो उनको क्या हुआ, एजुकेशन उनकी ज़्यादा हुई, जिससे वो खुद एम्पावर हुए और अपने राइट्स को लेकर के वो क्या हुए, अवेयर हुए। तो उन्होंने अपने राइट्स के लिए बातें उठाना चालू किया। ठीक है, ये बेसिक था, और ये आपने क्विकली इसको रिवाइज कर लिया। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पार्ट 2 है, क्या उसको हम कंटिन्यू करें, कर सकते? ठीक है, उसमें सबसे पहला जो इवेंट था वो क्या था, जो लुइस 16 जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में क्या किया, उन्होंने टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल दिया। ठीक है, तो इससे पहले भी क्या होता था, जब टैक्स कोई बढ़ाना होता था तो जो ये तीनों स्टेट के जो लोग होते थे वो मीटिंग्स में आते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में आते थे, और वो अपना वोट करते थे। ठीक है, उस वोटिंग के बेसिस पे, उसके बिहाफ पे क्या होता था, डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, लेकिन इस टाइम वहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ें मिस हुई। ठीक है, तो उनका जो प्रपोजल था, तो क्या हुआ कि एक वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल था। तो जो भी किंगडम का जो भी सिस्टम होता है, क्या होता है, थोड़ा सा दिखावा ज़्यादा होता है। जितना शानो शौकत हो सकती है, जितना पैलेस में जितना आप देख सकते हैं, ठीक है, वो सब दिखावे का सारा आइटम था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लो ये किंग की पोजीशन है, तो इसके राइट साइड में एक स्टेट के लोग खड़े हो गए, और इसके में सेकंड स्टेट के लोग खड़े हो गए। ठीक है, तो जो राइट साइड में बेसिकली खड़े होने का जो कन्वेंशन था, वो कौन खड़ा होता था, यहाँ पे नोबल्स, क्लर्जी, ये सब खड़े हो जाते थे। ठीक है, और सेकंड क्लास जो उनके जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ये सब है, वो खड़े हो गए। ठीक है, थर्ड में नहीं, इनको सीटिंग पोजीशन दी गई थी। ठीक है, करेक्ट कर लेना, इनको सीटिंग पोजीशन दी गई थी, ये लोग बैठे हुए थे, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको बैक साइड में क्या किया गया, खड़ा कर दिया गया। ठीक है, तो ये बातें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा टैक्स हम ही देते हैं, और हमको ही लाइन के पीछे खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने इस बार ये कहा कि जो पहला, इससे पहले जो वोटिंग का सिस्टम होता था वो इस बार फॉलो नहीं होगा। लेटर्स वगैरह उनके आए हुए थे, उनकी डिमांड्स के लेटर्स आए हुए थे, स्टेट के लगभग 40,000 अराउंड लेटर्स थे, इनके रिप्रेजेंटेटिव 600 थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जितने हमारी पॉपुलेशन है उनका सबका एक वोट माना जाए, और उसके बेसिस पे ये अब कोई टैक्स बढ़ाना है या घटाना है, जो भी करना है, तब डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात लुइस ने नहीं मानी, और इसके अपोजिशन में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम अब एक नेशनल असेंबली बुलाएंगे, नेशनल असेंबली एक फॉर्म करेंगे, और वहाँ से अपने लिए
फ्रांस के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, एक पर्टिकुलर वहाँ पर प्लेस था, वहाँ पर वो लोग गैदर हुए और उन्होंने कहा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इसके लिए जो ओथ वगैरह का जो सिस्टम होता है वो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, ओथ वगैरह ले लिया, ठीक है। फिर वहाँ पर अपना जो भी जैसे इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ड्राफ्ट हुआ, एंड इट टुक अराउंड 1 year 6 months and 18 days समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और 2 year, हाँ यस 2 year 11 months समथिंग, ठीक है। तो डेटा पे नहीं बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, उसका जो थीम हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो लोग वहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बिग थिंग, ठीक है, और उसको आपको जब फॉर्मुलेट करना तो टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा जब तक हम फॉर्मुलेट नहीं कर लेंगे, जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे, तब तक हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ एक इवेंट ये हो गई, और सेकेंड इवेंट क्या हुई, साइड बाय साइड में इन्होंने क्या किया कि जो लुइस 16 जो किंग थे, इनके जो नेबरिंग कंट्री थे, प्रशिया और एक और कंट्री था, ठीक है, उससे इन्होंने एक सीक्रेट सेटिंग कर लिया कि हम क्या करेंगे, जो भी ये लोग हमारे खिलाफ रिवोल्ट करने का प्लान कर रहे हैं, हम इनको प्रिजन में डाल देंगे या इनको हम सबड्यू कर लेंगे, ठीक है। ये पहले अटैक कर पाते, किंग के जितनी भी आर्मी मैन थे अटैक कर पाते, उससे पहले ही पब्लिक ने रिवोल्ट कर दिया। मे बी पब्लिक को इसके बारे में पता चल गया हो, ठीक है। थर्ड इवेंट जो थी वो क्या हुआ कि जो ब्रेड के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, और वो विंटर का टाइम था। तो विंटर का टाइम अपने यहाँ उतनी हार्श विंटर नहीं होती है जितनी यूरोप में और अमेरिका के 66 डिग्री से ऊपर वगैरह में काफ़ी हार्श विंटर होती है। अगर जब हार्श विंटर होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है या हार्वेस्ट जो है वो बहुत कम होगा। अब प्रोडक्शन और हार्वेस्ट जब बहुत कम होगा तो प्राइसेस सब चीज़ों के क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे। और जब वो प्राइसेस वगैरह बढ़ गए तो वहाँ पर लोग क्या करते थे, ब्रेड लेने के लिए लाइन में खड़े होते थे, ठीक है। अब लाइन में खड़े हुए ब्रेड है, मिली कि नहीं मिली, उसके में लोगों में नाराज़गी थी, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, कभी दुकान का घेराव कर लिया, कभी दुकान से लूटपाट कर ली, है ना। और साइमल्टेनियसली जो पर्टिकुलर कोई अगर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, जैसे वहाँ पे बहुत सारे मैंसन किले वगैरह होते थे, ठीक है, तो उन किलों को जाकर के तोड़ फोड़ दिया या लूट लिया। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो वहाँ पे एक फेमस फोर्ट्रेस था, उसके उन्होंने क्या किए थे बेटा, जब डिसमेंटल कर दिया उसके, तो उसके स्टोन्स वगैरह भी उन्होंने खरीद लिए, लोगों ने अपने एज ए सुवेनियर अपने घर ले करके गए, है ना, सो दैट कि वो एक एज अ सिंबल रखें कि हमने किसी किंगडम को क्या किया है, हमने डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। साइड बाय साइड क्या हुआ कि इसी के साथ में ही हम एक जो भी चेन ऑफ इवेंट्स है हम डिस्कस कर ले रहे हैं, और उसको हम जब और ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा तो हम उसको और एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। वुमेंस जो थी, तो वुमेंस को राइट्स नहीं मिले थे, ठीक है। जब असेंबली वगैरह बन गई, ठीक है, अभी राजा की जो किंग है ना, उसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे, उसको अभी बिहेड करेंगे, वो एक इवेंट है, उसको बाद में रखेंगे। पहले हम यहाँ से लिंक एक इवेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हुआ क्या था, तो उसमें हुआ क्या था कि जो वुमेन्स थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है, तो और भी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 2.8 करोड़ थी, ठीक है, और उसमें से बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स थे, अराउंड 2 मिलियन, 20 लाख लोगों को ही वोटिंग राइट्स थे। तो जो बाकी के लोग हैं ना, उनको वोटिंग राइट्स ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें 2 टाइप ऑफ सिटीजन रखे गए थे, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। तो पैसिव सिटीजन को क्या थे, वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं थे, एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट थे। तो पैसिव सिटीजन में कौन कौन से लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और बिलो 25 ईयर्स के जो भी लोग हैं उनको पैसिव सिटीजन में रख दिया, और वुमेन्स को भी पैसिव सिटीजन में रख दिया। चिल्ड्रन जो हो गए वो पैसिव सिटीजन में हो गए। हमारे यहाँ अभी एज कितनी है वोटिंग राइट्स की, अगर आप बता सके तो 18 ईयर्स है। और इसके लिए जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था वो क्या हुआ था बता सकते हैं आप लोग, या कब हुआ था? इसके लिए 61st अमेंडमेंट जो आया था, ठीक है, उसने क्या किया था, 18 ईयर्स वोटिंग राइट्स को कर दिए थे। और ये क्या है, ये यूनिवर्सल है, मतलब आप अगर 18 ईयर्स के हैं और इंडियन सिटीजन हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं,
ठीक है, एक इवेंट ये हो गई, ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ पे किंग को एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, गिलेटिन के बारे में। तो गिलेटिन में बेटा क्या होता था, एक पोल इधर हो गया, एक पोल इधर हो गया, और इस पे एक कोई ब्लेड टाइप हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, आप किसी भी जिसको आपको बिहेड करना है, ठीक है, उसको यहाँ पे आपने रख दिया, और ये पूरा नीचे आता था और बिहेड हो जाता था, ठीक है। तो किंग को इन लोगों ने बिहेड कर दिया, मतलब उसका गला काट दिया, ठीक है। सिमिलरली जो इनकी वाइफ थी, है ना, उनको भी आफ्टर सम डेज उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो अब वहाँ पे किंग कोई नहीं, अब रूल कौन करने आएगा, रूल करने आ रहे हैं कॉमन पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नेशनल असेंबली से जो लोग आ रहे हैं, ठीक है। वो पूरा सिस्टम है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, लोकसभा से लीडर्स चुन करके गए, वो रूल करते हैं। सिमिलरली वहाँ की जो असेंबली थी उसका एक पर्टिकुलर नेम दिया गया, और उस असेंबली से जो लोग वहाँ पे रूल करने के लिए पहुँचे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने एक रेन ऑफ टेरर, उस पर्टिकुलर पीरियड को, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा गया। रेन ऑफ टेरर इसलिए क्योंकि जो लोग वहाँ पर उस टाइम जब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर पहुँचे, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो भी किंग के क्लोज लोग थे, नोबल्स, क्लर्जी और ये सब लोग थे, उनको सीधा एग्जीक्यूट किया और उनको पनिश किया। इवन यहाँ तक कि जो लोग इनकी ही पार्टी के थे और इनके ही खिलाफ चले गए, उनको भी इन लोगों ने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो वो बीच का जो 1-2 साल था, लगभग 1792 टू 94 तक का, ठीक है, उस पर्टिकुलर पीरियड में काफ़ी ज़्यादा मारकाट हुआ, इसीलिए उस पीरियड को क्या कहा गया बेटा, रेन ऑफ टेरर कहा गया, ठीक है। ये एक इवेंट हो गई। इस बीच में क्या हुआ कि फिर से रिफॉर्म आए। तो जब रिफॉर्म आया तो उन्होंने क्या कहा कि अब कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, हम 5 रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, ठीक है। उनको वोटिंग राइट्स होंगे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, सो दैट जो ये रेन ऑफ टेरर वगैरह का जो मिसहैप हुआ या जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, इससे हम निपट सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, और साइमल्टेनियसली क्या हुआ, एक थोड़ा सा पीरियड ऑफ साइलेंस आया और पीरियड ऑफ मिसमैनेजमेंट आया, मिस गवर्नेंस आया। उसमें कौन उभर करके सामने आया, उसमें उभर करके एक प्रोमिनेंट फिगर आए, कौन आए, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब इनको ये किस लिए जाने जाते हैं, ये मॉडर्निटी के लिए जाने जाते हैं कि कैसे चीज़ों में सोसाइटी में मॉडर्निटी के प्रिंसिपल जो है। अच्छा, इससे पहले आप लोग समझ लीजिए, जैसे एक पर्टिकुलर कंट्री होता है, वहाँ पर उसकी एक अपनी यूएसपी होती है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर कंट्री में हम इसको किस लिए जानेंगे, ठीक है। किसी कंट्री को आप डेमोक्रेसी के लिए जानेंगे, किसी कंट्री को आप ऑटोक्रेसी के लिए जाने जाएंगे, ठीक है। किसी कंट्री को लोग बहुत फ्री विल के लिए जाने जाएंगे, किसी कंट्री को आप जानेंगे कि ये नेचर से बहुत लविंग होते हैं, ठीक है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ भूटान, ठीक है, वो नेचर को हार्म ना पहुंचे इसलिए वहाँ पर बहुत जगह ऐसा है रोड ही नहीं बनवाते हैं, है ना, जो नेचुरल प्रोसेस है उसी में रहते हैं। तो सिमिलरली फ्रांस की जो यूएसपी थी, उसके मेजर फलक्रम में, मेजर पोजीशन में, सेंटर पोजीशन में क्या था, लिबर्टी का प्रिंसिपल था। कुछ भी हो, जो हमारी लिबर्टी है, जो हमारी फ्रीडम है, वो हमारी बनी रहे, ठीक है। ये लिबर्टी और फ्रीडम का प्रिंसिपल नेपोलियन बोनापार्ट ने भी आगे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने क्या, इनका ड्रॉबैक क्या था, every personality had some good things and some bad things. Similar to the proverb, you can say every coin has 2 faces, right? तो इनका भी एक अपना ड्रॉबैक था। इनका जो सेकंड नेगेटिव जो फेस था वो क्या था, इन्होंने जो आसपास के जो कंट्रीज थे उनको क्या करना शुरू किया, उनको इन्होंने सीधा सीधा क्या करना शुरू किया, ऑक्यूपाई करना शुरू किया, उन पे अटैक करते थे और उनको विक्ट्री करके। एक टाइम को क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा था कि आई एम हेयर टू विन द होल वर्ल्ड। वो एक सेकंड अलेक्जेंडर बनना चाहते थे, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक में, ठीक है। तो मॉडर्न में कौन हुए, नेपोलियन बोनापार्ट। और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ को फ्रांस में मिलाया, ठीक है। और ये हारे कहाँ पर, ये हारे बेल्जियम के वाटरलू में। वाटरलू एक प्लेस है, वहाँ पर ये हारे, ठीक है।
तो इनका जो लिबर्टी का प्रिंसिपल था, कौन कौन लोगों ने लिया? बहुत सारे कंट्रीज़ ने लिया। तो अपने यहाँ इंडिया में भी किसने सबसे ज़्यादा कैच किया? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया? इस प्रिंसिपल को लिया, और जब हमारे यहाँ की नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तो इस प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इसके बाद एक इवेंट और साइमल्टेनियसली चल रहा था। वो क्या चल रहा था बेटा? वो ये चल रहा था जो स्लेवरी है। ठीक है, तो स्लेवरी वहाँ पे कंटिन्यू करना है कि डिसकंटिन्यू करना है, ये साइड बाय साइड चल रहा था। तो स्लेव्स का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हो? क्या करते थे? देखो, जो वाइट पीपल थे वो फार्म लैंड में, प्लांटेशन में, जैसे टोबैको का प्लांटेशन हो गया, टी का प्लांटेशन हो गया, तो वहाँ पे काम नहीं कर सकते। वो काम करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू देम। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या करते? स्लेव्स रखते थे। और वो स्लेव्स कहाँ से आते थे? वो स्लेव्स आते थे अफ्रीका से। ठीक है, तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, तो यहाँ से स्लेव्स आते थे। वो लोग क्या करते थे? यहाँ के पोर्ट्स पे आते थे, यहाँ से स्लेव्स लेते थे, और यहाँ कैरेबियन आइलैंड था, वहाँ पर अपने इनकी कॉलोनीज वगैरह थी, तो वहाँ पर ले जा करके अपना रखते थे। तो उसमें बिजनेसमैन जो थे ना, उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, क्योंकि स्लेव्स को जब वो काम पे लगाएंगे तभी उनको बिजनेस उनका होगा और उनको प्रॉफिट आएगा, तभी वो चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, कई बार कोशिश हुई कि स्लेवरी को डिसमेंटल कर दिया जाए, स्लेवरी को एकदम से ख़त्म कर दिया जाए। एक बार ख़त्म हुई, फिर बिजनेसमैन के जो उसमें हुआ, उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को। क्या होता है? बिजनेसमैन क्या होते हैं? फंडर्स भी होते हैं गवर्नमेंट के, वो फंड भी करते हैं। तो बिजनेसमैन के प्रेशर में आकर के स्लेवरी फिर से कंटिन्यू कर दी गई। ठीक है, तो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो डोंट यू गाइज थिंक दैट इट इज़ अ डायकॉटोमी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी? एक साइड तो आप लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे साइड आप स्लेवरी को प्रमोट कर रहे हैं या स्लेवरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जो वुमेन के राइट्स की बात हुई थी, तो वुमेन्स में क्या था कि वो रेवोल्यूशन का वो पार्ट थी। हर इवेंट में, जैसे आपको प्रोटेस्ट करना है, जैसे आपको पिकेटिंग करनी है, या आपको कोई गैदरिंग करनी है, सबका पार्ट है वो, और आप उन्हीं को वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने क्या किया? इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो जैकोबियन क्लब्स बने थे। बेटा, जैकोबियन क्लब्स बताओ क्या थे? वो बहुत ज़्यादा इक्वलिटी को प्रमोट करने के हाँ बहुत ज़्यादा अनफेयर कर रहे थे। हाँ, ठीक है, वेरी हाँ हाँ, ठीक है। तो जैकोबियन क्लब, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे क्लब बन जाते हैं, वुमेन्स के क्लब बन गए, फार्मर्स के क्लब बन गए, या स्टूडेंट्स यूनियन बन गए। तो वहाँ पे जो कॉमन मैन का क्लब था उसको जैकोबियन क्लब नाम दिया गया। एक देखो, लिंग्विस्टिक टर्म्स होते हैं, पर्टिकुलर कंट्री के लिंग्विस्टिक टर्म्स होते हैं, है ना, और वहाँ पे लैंग्वेज भी फ्रेंच है। तो उन्होंने क्लब्स का नाम क्या दिया? जैकोबियन क्लब्स। सिमिलरली इसी बेसिस पे, जैकोबियन क्लब्स के बेसिस पे क्या आया? वुमेन्स के क्लब्स आए। ठीक है, तो बहुत सारी सिटीज़ में अराउंड 60 वुमेन क्लब बन गए। ठीक है, और उन 60 वुमेन क्लब में क्या हुआ कि कुछ 2-3 क्लब जो है बहुत प्रोमिनेंट हो गए, तो उन्होंने वोटिंग राइट्स की बात की। फाइनली वोटिंग राइट्स वुमेन को भी दिए गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये वुमेन्स की विक्ट्री हुई। ठीक है, और इसमें वहाँ के जो थिंकर्स हैं, वहाँ के जो इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलिजेंट पीपल हैं, वो क्या करते थे? जो मोरल और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है वो लोग देते थे। तो उसमें एक नाम आपको याद रखना है, रूसो का। तो रूसो ने क्या किया? रूसो ने बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। ठीक है, ये आप बहुत हायर क्लासेज में भी पढ़ोगे, सोशियोलॉजी का भी सब्जेक्ट है ये। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है और इसके बेनिफिट के लिए ही सब कुछ काम किया जाए, तो इनको राइट्स भी मिलने चाहिए। तो इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो लोग थे उनको वोटिंग राइट्स मिले। जैसे पैसिव सिटीजन्स में बहुत सारे लोग थे जिनको प्रॉपर्टी वगैरह नहीं थी, तो क्या उनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। अगर वो सिटीजन है वहाँ के, तो उनको राइट्स मिलने चाहिए। सिमिलरली जो ब्लैक पीपल थे, जो प्लांटेशन में स्लेव वगैरह थे जो काम कर रहे थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, तो उनको वोटिंग राइट्स के बारे में बात हुई। ठीक है, तो वो बेस कहाँ से मिला? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से मिला।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हो आप बेसिकली क्या है? सोसाइटी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ पीपल विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ सोसाइटी, ठीक है। तो उस सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होंगे। उस सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होंगे कि इसके बेनिफिट के लिए काम किया जाए। सेकंड क्या होगा कि सोसाइटी के अपने कुछ राइट्स होंगे, बेसिक राइट्स होंगे, उस राइट्स के लिए बात की जाए, ठीक है। तो उसमें एक बेसिक राइट और कौन सा था? फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19, ठीक है। वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या था कि पहले जो भी बुक्स वगैरह जो पब्लिश होंगी, जो भी लेटर्स वगैरह, पैम्पलेट है, न्यूज़ है, वो सब एक सेंसरशिप के थ्रू जाती थी। किंग ने एक डिपार्टमेंट बना रखा था सेंसरशिप का। तो वो क्या करते थे कि उनको सेंसरशिप के जो मेंबर थे, ठीक है, वो पूरा उसको इवेलुएट करते थे। एंड जब वो पास करते थे कि अब चलो इसको पास कर दो, तभी वो चीज़ें पास होती थी। तो अगर सेंसरशिप कहीं पे रहेगी ना, तो आप फ्री विल से कभी नहीं लिख पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, तो आप खुद से एक फ़िल्टर लगाएंगे। खुद से आप क्या करेंगे, उस चीज़ों को ऑलरेडी फ़िल्टर करके भेजेंगे। फिर वहाँ पहुँचेगी तो उनको कुछ नहीं अच्छा लगेगा, वो ऑलरेडी और फिल्टर करेंगे। तो एक जो रॉनेस है, जो एक्चुअलनेस है, जो एकदम ट्रू फॉर्म में जानी चाहिए, नेचुरलिटी में जानी चाहिए, वो चीज़ें पब्लिक के पास नहीं पहुँच पा रही थी। क्या पहुँच रहा था उनके पास? फिल्टर्ड आइटम। तो वो क्या होता था, वो रियलिटी से मैच नहीं करता था, ठीक है। तो एवरी सोसाइटी शुड मीट व्हाट इट शुड मीट, ठीक है। तो क्या हुआ, हम बात कर रहे थे अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ठीक है। तो जो नेचुरलिटी होगी वो मिसिंग हो जाएगी। अगर वो नेचुरलिटी मिसिंग है तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आपके यहाँ मन में जो भी है वो आपको लिखना चाहिए, वही चीज़ें सोसाइटी में जानी चाहिए। तो जो ग्राउंड पोजीशन है वहाँ पर अगर किसी के साथ कोई अट्रॉसिटी हो रही, कोई अत्याचार हो रहा है, तो आप उसको लिखेंगे, वही चीज़ आगे जानी चाहिए। और अगर वहाँ पे सेंसरशिप होगी तो वो नहीं पास करेंगे, ठीक है। तो वो रियलिटी पहुँचेगी नहीं लोगों के पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी वहाँ पर। ये सारी चेन ऑफ इवेंट्स एक साथ अलग अलग पॉकेट्स में चल रही थी। अब मेजर इवेंट्स में जो चीज़ें आकर के कल्मिनेट हो गई, वो क्या हुआ कि किंग ने क्या ऑर्डर कर दिया उस टाइम में। किंग ने ऑर्डर कर दिया पेरिस, जो इनकी जो सबसे प्रोमिनेंट सिटी है, वहाँ पर ट्रूप्स को इनसाइड भेज दिया। तो ट्रूप्स बेसिकली क्या होती थी, बॉर्डर और एनिमी कंट्री से लड़ने के लिए आर्मी रखी जाती है। और सडनली वो क्या हो कि आपके जो रिहायशी इलाके हैं, जो रहने वाले इलाके हैं, सिटीजन्स के जो इलाके हैं, वहीं अगर आ जाएंगे तो ये दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, है ना। आर्मी का ही वहाँ पे होना, सॉरी आर्मी का वहाँ पे होना ही एक अपने आप को क्या दिखाता है कि लोगों को आप डर में रख रहे हो, ठीक है। तो लोगों ने इसका भी रिवोल्ट किया। और जब सारी चेन ऑफ इवेंट्स एक दिन कल्मिनेट होती है तो क्या होता है, किंग को उस पोजीशन से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो किंगशिप अबॉलिश हो जाती है और कुछ दिनों के बाद उनको बिहेड कर दिया जाता है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। फिर क्या आती है, जो रिपब्लिक सिस्टम होता है। रिपब्लिक मीन्स जो पीपल का जो गवर्नेंस है वो आता है। तो फ्रांस क्या बनता है, फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है, ठीक है। उसमें भी रिपब्लिक में स्टार्टिंग में देखो, जब किसी भी इस्टेब्लिश सिस्टम से जब कोई सोसाइटी ट्रांजिट करती है तो अचानक से एक मेजर चेंज आता है और उसमें अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने आप को उसमें ढालने में, उसके अनुकूल बनाने में एक टाइम लगता है। तो उस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम में रेन ऑफ टेरर हो गया था, ठीक है। सिमिलर अभी आप अभी के टाइम में जो कॉन्टेक्स्ट अगर लेना कहीं चाहते हैं तो कहीं अभी रिसेंटली कू हुआ, ठीक है। उस कंट्री में क्या हुआ, रेन ऑफ टेरर हुआ। लोग क्या है, सड़कों पर आए, उसके बाद आर्मी आई, आर्मी ने क्या किया, लोगों को मारा पीटा, जो भी किया, ठीक है। सिमिलर हमारा वो नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये और जितनी जल्दी आप इसको कंट्रोल कर ले जाएंगे उसमें जो बेनिफिट होगा, जो राइट्स जो सेव होंगे, वो कैसे होंगे, वो कॉमन सिटीजन्स को होंगे। और एक दो चीज़ें और छोटी छोटी हैं वो जान लो। वहाँ पे जैसे टर्म्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ हमारे यहाँ, महाराजा धीराज, महाराज, ठीक है। तो दैट शोज व्हाट, दैट शोज हायरनेस। एंड कॉमन सिटीजन, नागरिक, लोग, पीपल, लोक,
है ना। ये क्या होता है, एक कॉमन पीपल, आम आदमी, ठीक है, वो दिखाता है क्या, कॉमन पीपल के सेंस को। तो उन्होंने जो नोबल और ये सब जो टर्म्स थे वहाँ पे सर और मैडम कहने का कल्चर है, और उसके अपना फ्रेंच लैंग्वेज में अलग टर्म्स है, उसको मैडम लिखते हैं, ठीक है, और सर को भी लिखने का कुछ अलग टर्म है वहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको रिवाइज कर लेना, देख लेना क्या टर्म है। तो उसमें उन्होंने क्या वहाँ पे कहा कि जो इसको हम ये ना कह करके हम सिटीजन ही कहेंगे सबको, ठीक है। तो जो मेल मेंबर्स थे उनको सिटीजन के लिए सिटोइन कहा, और जो फीमेल मेंबर्स थी उनको भी पर्टिकुलर फ्रेंच लैंग्वेज का टर्म है, सिटोइनी है ना, वो कहा, ठीक है। अब इसमें एक इवेंट और मेजर जो इवेंट थी क्या थी कि लोग उस टाइम 18 सेंचुरी की ये बात चल रही है, 18 सेंचुरी आप लोग समझते हैं, ठीक है, 1700 टू 1800, ठीक है। 18 सेंचुरी का मतलब हुआ कि 18 पे ख़त्म हो जाएगा, 19 सेंचुरी का मतलब हुआ 19 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बहुत पहले स्टार्टिंग में हिस्ट्री की क्लास में बताया था, ठीक है। तो रिवीजन के लिए ये हो गया। तो उस टाइम में क्या था, लोगों के पास एजुकेशन की बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब लोग वहाँ पे बहुत लिटरेट नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे। जब एजुकेटेड नहीं थे तो क्या होता है, उनको अगर आपको समझाना है, उनको अगर आपको बतलाना है तो कैसे बतलाएंगे, आप उनको बतलाएंगे सिम्बल्स के थ्रू। तो बेसिक वहाँ पे कुछ सिम्बल्स उस टाइम यूज किए गए थे, उन सिम्बल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हथकड़ी होती है, ठीक है, उसको आप साइकिल बोल सकते हैं, है ना, तो या चेन बोल सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि चेन को एज अ डिसमेंटल्ड फॉर्म में दिखाया गया था, अलग अलग दिखाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ था कि एवरी पीपल आर फ्री, है ना, मेन आर नॉट मेंट टू बी इन चेन्स, ठीक है, लोग चेन में बांधने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। इसको आप स्लेवरी के फ्रीडम से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्लेव्स जो थे उनको भी फ्री किया गया। सेकंड, इसमें जो टर्म्स था वो रॉड्स एक साथ कंबाइन कर दी गई थी, ठीक है। तो रॉड्स एक साथ जो कंबाइन की गई वो किसका सिंबल था, वो सिंबल था यूनिटी का, ठीक है। और थर्ड इसमें सिंबल था जो वो एक जो बैटन होती है, ठीक है, सिंबल ऑफ पावर जिसको कहते हैं। बैटन होता है रॉयल पावर का एक सिंबल होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के हाथ में एक अभी सेंगोल टाइप का होता है, जो मॉन्क होते हैं उनके पास भी एक कुछ होता है ना। तो दैट वाज अ रॉयल पावर सिंबल, ठीक है। और एक रिंग थी, रिंग क्या था, स्नेक एक बना हुआ था, ठीक है। और वो स्नेक क्या कर रहा था, अपनी ही टेल को खा रहा था। तो वो क्या बना रहा है, वो एक रिंग बना रहा है। वो रिंग जो बना रहा है, उस रिंग का मतलब क्या हुआ कि दिस सोसाइटी इज अ सर्कल, ठीक है, देयर इज नो एंड एंड देयर इज नो बिगनिंग। मतलब जो चीज़ें हैं, जो इवेंट है, वो एक रिंग की तरह चलती रहेंगी, ठीक है, कभी चीज़ों का एंड नहीं होगा। और एक सिंबल वहाँ पे यूज हुआ है जो कैप है, ठीक है। तो इसको रेड फ्रिगियन कैप कहा गया। हाँ, तो कैप लोग रेड फ्रिगियन कैप जो लगाते थे वो क्या, कौन लगाता था, जो स्लेव्स लगाते थे। फ्री होने के बाद जब स्लेव्स फ्री हो गए तो उस कैप को लगाते थे। अपने यहाँ एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लोग जो वाइट कैप लगाते हैं। एक सेकंड प्रोमिनेंट पार्टी है, उसके रेड कैप लगाते हैं, ठीक है। और एक फ्रांस का जो सिंबल है जिसमें रेड और ब्लू मिक्स है, एक वुमेन होती है, ठीक है, तो वो फ्रांस को सिंबलाइज करती है। और एक वुमेन होती है लाइक अ फेरी टेल, है ना, तो वो क्या है, वो जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या है कि एक लेडी होती है और सी इज़ हैविंग व्हाट, सी इज़ हैविंग बैलेंस, तराजू, तराजू उनके हाथ में होता है, ठीक है। पहले क्या होती थी, वो ब्लाइंड फोल्ड होती थी, अभी वो ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पे भी यही सिस्टम था। तो इट इज़ लाइक वो मतलब फ्लाइंग पोजीशन में है, तो क्या होता है, जस्टिस विल फ्लो फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ गॉड, दैट इज़ लाइक दैट, ठीक है। जो जुडिशरी है ना, वो गॉड का ही रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, ठीक है। तो वो एक वो किया गया। हाँ, और लास्ट में क्या था, एक जो टैबलेट्स होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है ना, वो हम कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का भी सिंबल बना दिया गया। तो ये सारे सिंबल क्या करते थे, लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करते थे, रिमाइंड कराते थे। जैसे उन्होंने ये सब सिंबल्स देखे तो उन्हें अपने फ्रीडम का एहसास होता था, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें भी लिबर्टी का जो प्रिंसिपल है वो हमने फ्रांस से ही लिया है, ठीक है।
प्रियम्बल क्या सबको किसी को याद है? यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में भी प्रियम्बल को लिख सकते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट? सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन दिस डेट, है ना। और इसके सिंबल जो प्रिंसिपल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड फेथ, बिलीफ, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें एक प्रिंसिपल कौन सा था? वो प्रिंसिपल था लिबर्टी, जस्टिस एंड व्हाट? फेथ ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो हमने कहाँ से लिया? वो हमने फ्रांस से लिया। ठीक है, तो एक बार आप अपने अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, एनसीईआरटी की बुक के फर्स्ट पेज पे शायद प्रियम्बल लिखा होता है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो इवेंट्स हैं हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो। इसमें अभी क्या है, जो कुछ अगर और छूट गया है, ये सेकेंड पार्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इसमें अगर और चीज़ें अगर आपको कुछ नहीं समझ आई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और पिछली क्लास को आप रिवाइज कर लीजिए और उसका लिंक इसी वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, तो उसमें अब बेसिकली क्या हुआ था, तो इस क्लास में इतना ही बेसिक है। अगर आपके जो क्वेश्चन कुछ हैं तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट दिस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।